देखिए, मैं आपको हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा चुका हूं कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म क्या होते हैं। तो पहले तुम दोबारा से मैं बता देता हूँ। थायराइड ग्लैंड ये गले में पाई जाती है और इसमें फॉलिकल्स बनते हैं, क्योंकि जो इसकी जो क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है, इससे फॉलिकल्स बनते हैं और दो तरीके की सेल्स होती है इसमें। पहले एक को फॉलिकल सेल्स कहते हैं, दूसरी को पैराफॉलिकल सेल्स कहते हैं। फॉलिकल सेल से दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, T3 एंड T4। T3 को ट्राई आइडोथायरोडिन कहते हैं और T4 को टेट्रा आइडोथायरोडिन या फिर थायरोक्सिन कहते हैं। और जो पैराफोलिकल सेल्स है, उससे कैल्सियोटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो तीन हार्मोन हो गए, अब हम इनको स्टडी करते हैं। T3 एंड T4, TSH में भी मैंने पढ़ाया था आपको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ही T3 T4 ये डिपेंड करते हैं, कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे। तो ये दोनों जो हार्मोन में मुख्यतः आयोडीन और टायरोसिन नामक अमीनो एसिड का समावेश होता है। और इन दोनों का हार्मोन्स कोई एंडोक्राइन कार्य एक समान है, मतलब कि T3 और T4 के जो काम हैं दोनों के दोनों एक जैसे हैं। जो काम T3 का है वही T4 का भी है। तो ये दोनों का एक ही फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि खाने को छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देना, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। वेट वेट इनकी वजह से कम होएगा या ज्यादा होएगा, वो डिपेंड करता है ना। प्रॉब्लम कल हमने पढ़ा था कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें T3 एंड T4 कम हो जाते हैं, कि वेट एकदम से गेन हो जाता है। और T3 एंड T4 अगर बढ़ जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगी, और हाइपरथायराइडिज्म में एकदम से वेट कम हो जाता है। ऐसे मेटाबॉलिज्म रेट भी, T3 T4 अगर बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म रेट भी फास्ट हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। मूड भी डिपेंड करता है, ब्रेन फंक्शनिंग डेवलपमेंट डिपेंड करता है, हार्ट फंक्शनिंग कि T3 T4 बढ़ जाएगा तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा, और हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा तो बीपी हमारा बढ़ जाएगा। और इसका अपोजिट, अगर T3 T4 कम हो जाएगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म से बीपी कम हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन भी कम ज्यादा होती है, ये नीचे लिखा हुआ है। ये बढ़ रहा है तो हाइपर हो रही है, और कम हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। सेम लिख गया सर उसमें। हाँ नहीं भैया, T3 ये T4 हाइपो अगर आएगा, बढ़ता है ना, हाँ आएगा। TSH अगर कम होता है, TSH कम हो रहा है तो हाइपो हो रहा है। ये टाइपिंग हाइपो है भैया, मिस्टेक है, हाइपो। आएगा, हाँ ठीक है, टाइपिंग आप देख। मिस्टेक है। हाँ हाइपोथायराइडिज्म आएगा ये, ठीक है। हाँ, TSH अगर कम हो रहा है तो हाइपो हो रहा है। क्योंकि शाप शाप जो हॉर्मोन्स है ना वो कम हो रहा है ना, नहीं, TSH है वो। उल्टा बता रहे हो। TSH बढ़ेगा तो TSH T3 बढ़ेगा तो T4 कम T3 होगा, घटेगा। और T3 T4 कम होगा तो हाइपो होगा, ठीक है। नहीं टी भैया, मैंने टी बुक के अकॉर्डिंग बताया था, अभी बुक में वैसा ही था। हम्म। वो गलत है, मैंने पढ़ा था उसमें गलत है। इस ये जो अनंत प्रकाश की बुक पुस्तक की जो गुप्ता है ना, वो उसमें जो TSH में जो दे रखा है वो शायद मिसप्रिंट हो रखा है वहां पे। आप जाके थायराइड में जब पढ़ेंगे ना, वहां पे सही दे रखा है उसको। तो आप ठीक दोबारा है। से मैं बता देता हूँ। जो TSH है, TSH T3 T4 का रिवर्स है। इसकी मैंने कल हाँ स्लाइड भी हाँ, नहीं दिखाई ये तो, थी। हाँ नहीं नहीं भैया, ये तो है कि वो अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ठीक है, तो TSH अगर कम हो रहा है तो वो हाइपो है। और यही अभी इस बुक में लिखा हुआ है। टीएसएच ये मैंने बढ़ेगा कल तो नॉर्मली क्या T3 होता है, T4 कम हुआ। टीएसएच बढ़ अंजना, रहा है तो अंजना जी हाइपर बुक में होता है। गलत है वो, बुक में से ही गलत। मैंने बोल दिया ना, हाँ तो बुक में ये हो गलत है। सकता है, हाँ बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने अभी अभी मैंने यहाँ पे बोला था। बाद में मैं बुक प्रेजेंट करके भी दिखा दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार पुस्तकों में। देखो, हाँ ठीक है। TSH बढ़ेगा तो आप इनको मत देखिए, ये वाली थोड़ा हाई स्टडी के लिए है। आप खाली इसको स्टेप नंबर 2 को और स्टेप नंबर 4 को देखिए, हमारे सिलेबस में यही है। TSH अगर बढ़ेगा तो T4 और जो T3 है वो कम होएगा। अगर T3 T4 कम हो रहा है तो हो आएगा, वो हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपो। और अगर TSH देखो कम हो रहा है तो T3 T4 बढ़ जाएगा, और T3 T4 जब बढ़ जाएगा तो उसको हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और हाइपो हाइपर के एक मैंने आपको पढ़ा दिया था कल अच्छे से, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोबारा पढ़ने की। ये हाइपो है और ये
हाइपर है। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, दो हार्मोन हमने पढ़ लिए, T3 एंड T4। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, जो पैराफोलिकल सेल से सिक्रेशन होता है, कैल्सिटोनिन का। नाम में छिपा है कैल्सिटोनिन, कैल्शियम है। किसका संबंध कैल्शियम से है रिलेशन? देखिए, कैल्सिटोनिन जो है थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और दिखा भी रखा है कि देखिए इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की मात्रा लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। वो लिखा हुआ है कि प्रमोट्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन्स, कि बोन्स भी हमारी स्ट्रोंग होने लग जाएगी। ओवरऑल कैल्शियम बढ़ रहा है इसके अंदर, और यूरिन के जरिए भी कैल्शियम कम निकलेगा, क्योंकि पीसीटी और डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा कैल्सिटोनिन की वजह से। तो कैल्सिटोनिन अगर बढ़ेगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। कैल्सिटोनिन अगर कम होएगा तो शरीर में भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। अगले हम पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड, नीरज जी मुझे बताएंगे पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है और कितनी होती है और किस आकार की होती है? मेरा थायराइड ग्लैंड भैया ये हाइपोथैलेमस से निकलती ना, मतलब नो नहीं नहीं। नो नो मैं नो, बताऊं? इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मोहित जी बताइए। जी सर, ये थायराइड के पास ही रहती है, और जो उसके चारों तरफ एक बिंदी बिंदी जैसा होता है ना, ये चारों पैराथायराइड होते हैं। मटर के दाने ऐसी होती है, तो पीछे होती है, वहां से निकलती है। पास रहती है, थायराइड के अंदर ही चिपकी हुई होती है। जी सर। सर आपने बताया था मटर के दाने ऐसी होती है ऊपर। ये दिख तो रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि आपको थायराइड के पीछे होती है ये चिपकी हुई पोस्टीरियर रीजन में। ये ठीक है, थायराइड के चारों पीछे की कोने तरफ पे होती होती है, है। पीछे की तरफ होती है। बैक ठीक है, साइड, चार बैक साइड। हाँ, मसूर के दाने के आकार की होती है, पोस्टीरियर पोर्शन में पीछे की तरफ। और यहाँ से पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और पीटीएच का इसका नाम है पैराथॉर्मोन हार्मोन, पीटीएच। तो पीटीएच ध्यान रखेंगे, पीटीएच जो है पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन इसका होता है। और इसको हिंदी में प्राउटू ग्रंथिया भी कहते हैं। पहले आप डायग्राम से इसको किसको समझना, तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी समझने में। कैल्सिटोनिन तो सिंपल था, इसमें तो सिंपल है, यहाँ भी कैल्शियम बढ़ रहा है, यहाँ भी कैल्शियम बढ़ रहा है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ एब्जॉर्प्शन, ये सिंपल था। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। अब देखिए, शरीर में और कैल्शियम फास्फोरस के वितरण एवं चयापचय को नियंत्रित करता है। मीनिंग क्या है? चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, और कैल्शियम एंड फास्फोरस मीनिंग क्या है? पीटीएच किसको कंट्रोल करता है? बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस, इन दोनों को कंट्रोल करता है, कम होना है ज्यादा होना है, और मेटाबॉलिज्म रेट को भी कंट्रोल करता है पीटीएच हार्मोन। और रक्त में यानी कि ब्लड में जो कैल्शियम एंड फास्फोरस जो आयन का बैलेंस से होना है उसको देखता है ये। और अस्थि ऊतक नष्ट हो जाते हैं। मीनिंग क्या है ये मैं बताता हूं अभी आपको। अस्थि यानी कि बोन्स के अंदर, क्योंकि जब पीटीएच बढ़ेगा कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगा, वो कैल्शियम कहाँ से आएगा? हड्डियों से आएगा, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे वो है, अस्थि ऊतक नष्ट हो जाएगा। अब जल्दी मुझे माइक खोल के ये बताएंगे वो कौन सी सेल है जिससे हमारी अस्थियां कम होती हैं? ओस्टोसाइट्स। ऑस्ट्रोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट, में ऑस्टियोक्लास्ट। हमने मेनली दो होती है, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट बनाना, बिल्ड करना, और सी से क्रश कम करना। ओस्टोथायराइड भी होती है ना भैया? तो इसका काम भी यही है कि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल ज्यादा एक्टिवेट होती हैं और बोन से कैल्शियम बाहर आ जाता है और खून में बन जाता है। तो इसका मतलब यही है कि अस्थि ऊतक नष्ट हो जाते हैं।
ये डायग्राम में भी आप देखोगे ध्यान से, आपको पता चल जाएगा पीटीएच क्या है। देखो, एक्टिवेट ओस्टियोक्लास्ट, कि ओस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा और उससे क्या होगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयन रिलीज इनटू ब्लड। कहाँ से होंगे, बोन्स से। बोन्स के अंदर हमने पढ़ा था ना, 99% बॉडी कैल्शियम सिर्फ हमारी बोन्स में होता है, लगभग 86% जो फॉस्फोरस है बोन्स में होता है। तो वो जो बोन के अंदर जो सेविंग अकाउंट था हमारा, वो खाली होने लग गया। अब बोन्स में से कैल्शियम जा रहा है खून के अंदर, अब बोन्स वीक होने लग गई। अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहा तो हड्डियां हमारी बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, समझ जाएंगे कि ये कैल्शियम कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये यहाँ से हड्डी से चला जाएगा बाहर। और जिससे हम क्या कहा है कि टिटोनी नामक रोग हो जाएगा। टिटोनी, हड्डियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है इसमें, टिटोनी में। भैया तो ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, मतलब कैल्शियम दे रहा है हड्डियों को या ले रहा है, क्या कर रहा है, मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ले रहा है कैल्शियम हड्डियों से, सर एक बार अभी मैं बत... हड्डियां कमजोर हो रही हैं। सर एक बार मैं बताऊं कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन का। हेलो हेलो सर। हाँ बताइए मिनट से जी, बोलिए। सर जो कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हाँ मतलब बोलिए मिनट से पैराथार्मोन बोलिए। है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। जो कैल्सिटोनिन होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, और जब ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैल्सिटोनिन उसको कम करने का काम करता है। और जब पैराटोनिन क्या करता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो जो भी कैल्सिटोनिन स्टोर करके रखा है बोन में तो वो उसको देता है जब कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों मिलकर होम्योस्टेसिस का काम करते हैं और ब्लड कैल्शियम लेवल को बनाते हैं, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। जो कैल्सिटोनिन है वो स्टोर करता है कैल्शियम को बोन्स में, और पैराथर्मोन जब जरूरत पड़ती है ब्लड को तो वहां से लेकर आता है, ये बताया गया है। समझ आया कि इसका काम होना है, कैल्सिटोनिन बढ़ रहा है एक्चुअल में, मेनली कौन सर बढ़ रहा है, और पीटी से कैल्शियम को बाहर निकल रहा है। यहाँ पे आप इस चीज को आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, कैल्शियम कम हो रहा है आपकी आवाज और पीटीएच ये यहाँ पे आवाज बढ़ कटने रहा है, लगी तो आपकी बीच में। कैल्शियम क्यों बढ़ रहा है। अरे यार, आवाज कट रही है भैया। रुक जाओ, अभी आई क्या आपको? हेलो, जी सर, आ रही है भी। जी आ रही, अब आ रही है। अरे कट रही फिर भी भैया, बार बार ब्रेक हो रही है। देख, एक मिनट रुक जाओ। ये 2-3 दिन और समस्या रहेगी इस प्रकार। आ रही है आपको? अभी कट रही क्या? हेलो, अभी जी भी भैया, ब्रेक जी सर कट ब्रेक हो रही है मुझे। कट रही थोड़ी थोड़ी अभी। अभी भैया नेटवर्क खराब हो गया है वहाँ का, तो इस चक्कर में थोड़ा। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? जी जी आ अब आ रही रही है, हाँ जी, ठीक, आ रही है। अब आ रही ओके जी, थैंक तो यू। ये पीछे वाला रिवीजन करवा दीजिए भैया, 1-2 मिनट अभी करा रहा ब्रेक हो हूँ, गया। करा रहा हूँ, पहले एक बार ये समझ जाइए, अभी समझ जाओगे। ओके, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो पीटीएच है, पीटीएच और जो कैल्सिटोनिन है एक दूसरे का रिवर्स काम करते हैं ये। अब इसका फंक्शनिंग आप इस तरीके से समझना कि मान ले कि ये हड्डी है, ठीक है, ये बोन्स है और बोन्स कैल्शियम की भरी हुई है, ठीक है, सी इसके अंदर +2+ भरा हुआ है। अब जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां से कैल्शियम बाहर आएगा हड्डियों का और हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगा। कैल्शियम
हड्डी से बाहर आ जाएगा। और क्या होगा, जब ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी तो नॉर्मली सी बात है कि बाहर भी ज्यादा निकलेगा। तो इसमें मेन हमें यह समझना है कि पीटीएच जब बढ़ रहा है हमारा, तो हमारा जो ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा, खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, कि वो कैल्शियम हड्डी से निकल के खून में आ जाएगा। और फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पीटीएच बढ़ेगा तो जो पीसीटी या जो डीसीटी है उसका फॉस्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, वो कैल्शियम का करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि फॉस्फोरस बाहर निकल जाएगा। और आप लोग ये सर समझिए, फॉस्फोरस का क्यों नहीं करेंगे वो भैया? फॉस्फोरस का क्यों नहीं करेंगे, इतना ज्यादा गहराई तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इसका रीअब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं होता फॉस्फोरस का, पीटीएच बढ़ने से। मैं आपको कल बता दूंगा ज्यादा अच्छे से गहराई से इसका। अभी आप इतना समझ लीजिए कि फॉस्फोरस का जी रीअब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं होता, लेकिन कैल्शियम का होता है। ठीक है। जी और भैया। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि बढ़ रहा है, ये वाली ट्रिक बढ़ने को हाइपर कहते हैं, हाइपर। और आगे का एज इट इज लगा देना, क्योंकि पैराथायराइड पढ़ रहे हैं तो पैराथायराइडिज्म, अगर खाली थायराइड था तो वहां पे खाली हाइपर थायराइडिज्म था। अब पैराथायराइड है तो पैरा, ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है इस तरीके से। और पीटीएच कम हो रहा है तो हाइपो पैराथायराइडिज्म, ये दो प्रॉब्लम आप ध्यान रखना अच्छे से। सर इसको हाइपर कैल्सीमिया भी बोलते हैं, हाइपर हाँ पैराथायराइडिज्म। हमारे में नहीं आएगी वो चीजें, छोड़ दो। हाइपर कैल्शियम ना, उस क्या है मतलब कि वो कैल्शियम बढ़ रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, उसका नाम कैल्शियम से उसका कैल्सिना नाम आ गया वो। और इसका इफेक्ट हमारे उस पर भी पड़ता है, विटामिन डी के बनने के ऊपर। विटामिन डी क्यों बनता है पता है आपको? कभी किसी को कोई बता सकता है विटामिन डी कैसे बनता है? देखिए, डायरेक्ट सन की लाइट में क्या होता है, देखिए इसके नाम तो मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैं आपको फंक्शनिंग बता देता हूँ। देखिए, जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो स्किन में एक मैटर होता है कोई, वो जाता है लीवर में, उसको उसका नाम D7 से है। और वो लीवर में जाके 25 आगे जाके वो नाम में चेंज हो जाता है। और जो विटामिन डी एक्चुअल जो बनता है हमारी किडनी में बनता है। वो जो सनलाइट आई, उसका जब उसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, वो किडनी में आकर के विटामिन डी में चेंज होता है, इस वजह से। और विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी जब बढ़ेगा तो बोलते हैं ना कि कैल्शियम मिल रहा है, वो कैल्शियम नहीं मिलता है, बल्कि विटामिन डी का काम ये होता है कि अगर विटामिन डी हमारे शरीर में अच्छे से होगा तो खाने का जो कैल्शियम है हमारे इंटेस्टाइन ज्यादा अच्छे से लेंगी। देखो, अब मैंने दूध पी लिया और मेरे पास, मैं सनलाइट में जाता नहीं हूँ, तो क्या होगा? सनलाइट में विटामिन डी नहीं है मेरे पास, मैं कितना ही दूध पी लूं, कितना ही कैल्शियम की गोली खा लूं, वो शरीर को लगेगी नहीं। इसके लिए जरूरी होता है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, कितना ही ले लो आप। इसलिए सनलाइट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर भैया वो हड्डियां मजबूत कैसे होती हैं उससे, विटामिन डी से? देखो, विटामिन डी बढ़ रहा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो इतना? विटामिन डी ज्यादा है तो कैल्शियम जी ज्यादा हम खा रहे हैं, वो अच्छे से हमारी आते उसका एब्जॉर्प्शन कर रही है। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो हमारी बोन्स में भी ज्यादा स्टोर होगा। अब बोन में स्टोर होगा तो ऑटोमेटिक हड्डियां मजबूत तो होंगी। और विटामिन डी नहीं है, खाने का कैल्शियम हम खा तो रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो यूरिन से एज इट इज बाहर जा रहा है। कैल्शियम खाया, यूरिन से बाहर निकल गया, विटामिन डी नहीं लिया हमने, इसीलिए हमारी हड्डियां कमजोर होती है। सर क्लियर? इसीलिए कैल्सीफेरॉल ये बोलते एक हैं साइड आप विटामिन बोल डी रहे को। हैं, एक साइड आप बोल रहे हैं कि बोन से जो विटामिन डी जो कैल्शियम निकलता है वो ब्लड में मिलता है, उसका एब्जॉर्ब होता है।
तो हड्डियां कमजोर होती है। और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि धूप से वो धूप लेते हैं तो हार्मोन, हड्डियां मजबूत होती हैं। ये थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग टॉपिक, रुको मैं बताता हूँ। ये हार्मोन को और विटामिन डी को थोड़ा एक बार अलग करके समझोगे तो आपको समझ आएगा। पहले खाली विटामिन डी का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? देखो, जी। ये विटामिन डी है। विटामिन डी अगर बढ़ेगा, ये ऊपर एरो बनाया तो मतलब बढ़ेगा, तो मतलब कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, कैल्शियम ज्यादा जाएगी। तो कैल्शियम शरीर में ज्यादा होगी तो हमारी हड्डियां ज्यादा मजबूत होंगी। इतना समझे? और अगर विटामिन डी कम होगा जी। तो कैल्शियम खा तो रहे हैं हम, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होएगा, वो यूरिन से बाहर निकल जाएगा, तो हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे अलग रखो। इसमें क्या होगा, पीटीएच में इसका इफेक्ट, एक तो हमारे पीटीएच का इफेक्ट विटामिन डी के ऊपर भी पड़ता है, इससे विटामिन डी ज्यादा बेहतर तरीके से बनता है। और दूसरा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। दोनों काम हो रहे हैं। विटामिन डी भी ज्यादा बेहतर तरीके से बनेगा हमारे शरीर में, क्योंकि विटामिन डी हमारी किडनी में बनता है। किडनी में, ध्यान रखना, किडनी में बनता है विटामिन डी। और विटामिन ए पढ़ाया था मैंने, विटामिन ए लीवर में बनता है। तो अब विटामिन डी भी बढ़ गया और यूरिन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया, तो दोनों ही मात्रा में शरीर में कैल्शियम बढ़ गया और हड्डियां मजबूत होंगी। और इसका दूसरा जो अपोजिशन वाला बताया, जो मैंने कहा कि पीटीएच जब कम हो जाएगा, को यहाँ पे क्या बताया कि रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है और अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ओहो, मैंने उल्टा बता दिया आपको, सॉरी। जी वही भैया, यहाँ पे उल्टा बताया गया है। उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा केस बता दिया आपको। ये मैंने वो बता दिया कि पीटीएच जब कम होता है ना, पीटीएच कम होगा तो कैल्शियम बाहर ज्यादा जाएगा शरीर के, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होएगा। और जब पीटीएच बढ़ेगा, पीटीएच बढ़ने से हमारे खून में तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, लेकिन वो कैल्शियम जो बढ़ रहा है वो हड्डियों से आएगा। ये है एक्चुअलिटी। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, लेकिन हमारे खून में कैल्शियम बढ़ जाएगा। वो कैल्शियम जो खून में आया है वो हड्डियों से आएगा, इसलिए हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, पैराथायराइड पढ़ लिया। एक बार इसको पढ़ लेंगे। भैया एक चीज पूछूं, हाँ जी। हड्डियों में एक्स्ट्रा हो रहा है तब निकाल रही है ना वो, तो फिर उनमें कमी क्यों हो जाएगी? जब ये पीटीएच जो हार्मोन जब बढ़ जाएगा ना, हार्मोनल, जब क्या कहते हैं कि जब हमारी लाइफस्टाइल में यानी कि क्या होता है, हार्मोन चेंज कब होते हैं? जब या तो हम जो अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, या कोई गलत एक्सरसाइज करते हैं, और भी कई रीजन होते हैं जिनकी वजह से इन ग्लैंड्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जब ये यहाँ के हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। अगर हम नेचुरल जीवन जिएंगे, ऑटोमेटिक जो हमारी ग्लैंड्स हैं, इनका जो सिक्रेशंस होना है वो ऑटोमेटिक बैलेंस होगा और प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम होगी। इसीलिए प्राकृतिक जीवन जीने के लिए कहा जाता है। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम की कंडीशन में ये कम ज्यादा होती है, सामान्य अवस्था में हार्मोन बैलेंस रहते हैं। अगर हार्मोन अपने जो नॉर्मल सिक्रेशन होना है, अगर उससे कम निकलेंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर हार्मोन ज्यादा निकलेंगे तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है भैया। भैया किसी किसी की हड्डी एक्स्ट्रा निकल आती है, जैसे कि नाक की हड्डी एक्स्ट्रा निकल आती है, पैरों की हड्डी एक्स्ट्रा निकल आती है, तो तो वो इसी कारण से ओस्टियोब्लास्ट होता है है क्या? वो, कि ज्यादा ओस्टियोब्लास्ट। मतलब कैल्शियम। अरे उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल ज्यादा वर्क कर रही है वहां पे, जिसकी वजह से वो हड्डियां वहां पे ज्यादा बनने लगी है। राहुल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आप बाद में ले लीजिए प्लीज, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस वजह से। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ पहले ओके, सर हम आगे कंप्लीट कर बढ़ते लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन है। हैं। ठीक है जी। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स,
कोर्टेक्स के दो पार्ट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के। अच्छा मैंने सीधा लिख दिया, ये एड्रेनल ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला। कोर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, आपने पढ़ा था, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। जो आउटर जोन है उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं और यहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। मिडल जोन से, जिसको हम ग्लूको, ये सी आएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, इससे दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, कोर्टिसोल एंड कोर्टिस्टेरोन। जो इनर जोन होती है उसको हम गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और यहाँ से जो जो हमारे जो जो सेक्सुअल जो हॉर्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन होते हैं। अब इनके नाम से भी आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक, जिससे आप जल्दी समझोगे। देखिए मिनरलोकार्टिकॉइड्स, मिनरल्स कि मिनरल्स जैसे कि सोडियम है, ये जो मिनरल्स हैं इनको बैलेंस करता है जो एल्डोस्टेरोन है। ये है ग्लूको, इसी आएगा ग्लूको, मतलब कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ये। जो कोर्टिसोल है ये हमारे खून में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये बढ़ेगा तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। गोनेडो, गोनेडो शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनके लिए यूज करते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के लिए, टेस्टिज के लिए, एस्ट्रोजन के लिए, ओवरीज के लिए गोनाड्स बोलते हैं ना उनको। तो मतलब कि ये क्या करेंगे, गोनाड्स हमारे जो, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट आती है बॉडी में, स्पर्म बनता है और एग बनता है, और भी जो एक्टिविटी होती है वो इनकी वजह से होती है हमारी। मेडुला जो है, मेडुला के यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को हम कहते हैं एड्रेनलिन और एक को बोलते हैं नोर एड्रेनलिन। अब हम इसको थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, हल्का हल्का आप लोग इसको देखना कि एल्डोस्टेरोन क्या होता है कि शरीर में, अभी बताया ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से निकलता है ये। मिनरलो मतलब कि मिनरल्स को बैलेंस करेगा। मिनरल्स कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो सोडियम को और पोटेशियम को बैलेंस करता है। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा तो हमारे जो ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। दोबारा से देखिए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन अगर बढ़ जाएगा तो सोडियम का यहाँ पे लेवल ब्रो बढ़ इंक्रीज लिखा जाएगा। हुआ हेलो, सर दोनों है, तो बढ़ रहा है इंक्रीज इसमें। लिखा हुआ है, दोनों बढ़ेगा दोनों तो सर। बढ़ रहा है इसमें। आज मेरे को क्या हो रहा है, पोटेशियम भी बढ़ेगा? नहीं, उल्टा होना चाहिए। सर क्लास लक्ष्मी में मैम आपको आता है ना सर। हम्म, इसका कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैं आपको एक बार देख के बताऊंगा, अभी शायद टाइम लग जाए। पोटेशियम की कमी हो जाएगी, कमी होना चाहिए इस, या तो टाइपिंग मिस्टेक है या फिर, बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे जिनको, जिन्होंने पहले पढ़ा है? कम होना चाहिए ना? हाँ कम होएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक से गड़बड़ हुआ मुझे लग रहा है। सोडियम बढ़ेगा और पोटेशियम कम होना चाहिए यहाँ पे। देखो नीचे भी लिखा हुआ है कि रीनल ट्यूबल्स में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिससे सोडियम की बाहर नहीं जाएगा और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर निकल जाएगा और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। हेलो हाँ जी, सर, जब एल्डोस्टेरोन बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। हाँ होप मैं आप ठीक कह रहा हूँ ना, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गया सारा। ठीक है, ये गलत हो रखा है, चलो शुक्र है मुझे याद आ गया। पोटेशियम कम होता है, ठीक है, हो जाती है भैया टाइपिंग मिस्टेक। नीचे वाला सही लिखा हुआ है, नीचे वाला देखिए आप। तो एल्डोस्टेरोन जब बढ़ रहा है तो सोडियम बढ़ेगा, पोटेशियम कम होगा। तो और एल्डोस्टेरोन बढ़ने से क्या होता है, बीपी बढ़ेगा, वीकनेस आएगी। ये दो वर्ड आप याद रखो, ये काफी है एल्डोस्टेरोन के लिए। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है अभी किसी को? एल्डोस्टेरोन से सोडियम बढ़ेगा, पोटेशियम कम होगा, बीपी बढ़ेगा और कमजोरी आएगी शरीर में। कॉर्टिसोल,
कोर्टिसोल कहाँ से निकलता है? देखिए ये रहा। अभी हमने एंडोस्टेरोन पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कोर्टिसोल को, जो मिडल जोन से निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड से। कोर्टिसोल, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन का क्या नाम है? कोर्टिसोल। ये कोर्टेस इतना मत पढ़िए, छोड़ो इसको। हाँ ये पढ़िए, फंक्शंस। फंक्शन आते हैं हमारे पेपर में कि कोर्टिसोल के फंक्शन क्या है। देखो, स्ट्रेस हार्मोन इसको कहते हैं कि ब्लड फ्लो ऑफ स्केलेटल मसल्स इंक्रीज, मतलब कि हमारी जो मांसपेशियों में जो खून का जो स्त्राव है वो बढ़ जाएगा, मीनिंग हार्ट रेट बढ़ जाएगी। क्योंकि नाम से ही आप लगाओ, अपने दिमाग लगाओ, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो क्या होगा, सारी जितने भी बॉडी की जो एक्टिविटी है हाइपर हो जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और आंखें ज्यादा फैल जाएंगी, सांस फूलने लगेगा, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो सब चीजें हाइपर वाली स्थिति हो रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से भी हम डायबिटीज पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये हार्मोन किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? शुगर के ऊपर भी डाल रहा है। शुगर के ऊपर क्यों डालेगा? जो हमारे लिवर में हमने बताया था कि ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज पहले से स्टोर हो रखा है लिवर में और मसल्स में। अब मसल्स फैल रहे हैं, फैलने से क्या होगा, वहां से ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदल जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाएगी और जिससे ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कोर्टिसोल की वजह से। तीसरा है डिलेट क्या था? प्यूपिल्स डिलेट करके था कुछ। ये आंखें हैं, आंखें, आंखों में होता है ना प्यूपिल, आंखें इसके ऊपर क्या जाएंगी। ये इसके ऊपर वाला ये जी, इंटेस्टाइनल मसल से रिलैक्स, मसल्स इंटेस्टाइनल रिलैक्स हो जाएंगे मसल से रिलैक्स। हाँ जी, मसल्स रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगी वहाँ की। रिलैक्स तो नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स नहीं मीन्स सर, रिलैक्स होंगे सर, मैं बताती हूँ हाँ इसमें। बताइए बताइए। सर इसमें ये होता है कि इंटेस्टाइनल मसल रिलैक्स मतलब कि जब आप कोई स्ट्रेस होता है तो आपके इंटेस्टाइन में पेरिस्टाइलस मूवमेंट जो है वो नहीं काम करता, तो पेरिस्टाइटिस नहीं होता है तो मसल रिलैक्स हो जाती है। मतलब कुछ भी हम खाते हैं तो खाने का मन नहीं करता, डाइजेशन नहीं होता सही तरीके से, इसलिए ये पैरासिम्पैथेटिक की तरह वर्क करता है। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम पढ़ते हैं। जो जैसे कि आपने देखा होगा ना, जो एक तरीके से लूज मोशन वाली स्थिति भी आ जाएगी कि क्योंकि जो क्या होगा कि वो एब्जॉर्प्शन वहां पे कम हो जाएंगी चीजें, मूवमेंट्स में बदलाव आ जाएगा जिसकी वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। स्ट्रेस में ऐसा हाँ अक्सर सर, होता लूज मोशन भी कह सकते हैं या वोमिटिंग सेंसेशन भी, क्योंकि उनका काम विलाई, मतलब जो इंटेस्टाइन का है, काम है कि डाइजेस्ट suction करना, विलाई, वो सोया पड़ा सो जाता है तो आपका पेट में खाना फिर वही गोल गोल घूमता रहता है, ये हो जाता है। मतलब सर या तो भूख लगेगी या फिर नहीं लगेगी। सर ऐसा हो सकता है कि की बॉडी में एटीपी ढंग से नहीं बनता, सही से एटीपी काम नहीं करता, जिससे एनर्जी सोर्सेस बंद हो जाता है। कहाँ जा रहे, इतनी दिमाग मत लगाओ, एटीपी पे कहाँ पहुंच गए आप? अभी खाली पेट में खाना है, अभी एटीपी पे मत जाओ। वो शायद वो ज्यादा सोचते हैं कुछ। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना लगाइए इससे कि मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा और जिससे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होएगा। और अक्सर जो ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं उनको लूज मोशन भी हो जाते हैं, और लूज मोशन का कारण मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि जो हमारी असेंडिंग जो कोलोन है वो ट्रांसवर्स कोलोन है, वो वाटर सॉल्ट्स और विटामिन का एब्जॉर्प्शन करती है, वो एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा जिसकी वजह से सारा पानी बाहर आएगा और काइम, और जिसकी वजह से लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसी को हम लूज मोशन कहते हैं। क्लियर? गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो नीचे की होती है, ये वाली गोनाडोकॉर्ट, अब हम इसको पढ़ रहे हैं इनर जोन में जो होती है, तो इसको आप सिंपल सा इस तरीके से पढ़िए, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कि हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ा देगी। जैसे कि 14-15 साल का कोई बच्चा है, अगर उसके अंदर ये हार्मोन ज्यादा बनने लग गए, उसके अंदर जो सेक्स की जो नेचुरली टेंडेंसी बढ़ जाएगी और उसके ऑर्गन जल्दी डेवलपमेंट हो जाएंगे। जैसे आपने कहीं देखा होगा, कई छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उनकी चेस्ट कितनी बड़ी हो जाती है छोटी उम्र में भी। कोई बच्चे कुछ बचपन में ही ज्यादा इस तरीके की
हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते हैं। वो जो बदलाव होता है वो इन हार्मोन्स की वजह से होता है। टाइम से पहले इन हार्मोन्स ही ज्यादा बनने लग गए, जिसकी वजह से उन बच्चों में इस तरीके के चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस कब आएंगे? जब बच्चा उस माहौल में ज्यादा रहता है, उस तरीके की मूवी वगैरह ज्यादा देखता है, तब ऑटोमेटिकली हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इस तरीके का इफेक्ट पड़ता है और ये हार्मोन्स का ज्यादा सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से फिर बच्चा उसी तरीके की एक्टिविटी करने लग जाता है। और इसके अलावा दूसरा आप इस तरीके से भी समझिए कि टाइम से पहले दाढ़ी मूंछ आ जाना, और भी जो जो जी सेक्सुअल आवाज जो कट रही है आपकी। आवाज जल्दी ज्यादा भारी हो जाना टाइम से पहले, जो यानी कि जो स्थितियां हैं भैया वो वॉइस इस। ब्रेक हो रही है बहुत। नीरज जी सही आ रही है आवाज। आवाज सही आ रही है, पहले आप चेक कर लीजिए प्लीज। अरे यार, मेरा रिदम तोड़ देते हो बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला खाली आप इतना पॉइंट याद कर लीजिए, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, तीन तीन कंडीशन बनती है, फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट। जब मान लेते हैं कि हम सामने हमारे कोई शेर आ गया, कल मैंने गलती से वो कोर्टिसोल में बता दिया था आपको, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, वो कोर्टिसोल में नहीं आएगा, वो एल्डोस्टेरोन में आएगा। एल्डोस्टेरोन है लाइफ सेविंग हार्मोन। जैसे कि हमें सामने एकदम से सांप आ गया हमारे, और एकदम से क्या होगा, हम भाग जाएंगे एकदम से, जो हमारे हाथों में चीज है, सब फेंक फेंक देंगे ना हम चीजों को, एकदम से डर जाते हैं, या तो फिर भागेंगे जोर से या उस सांप को मारने लग जाएंगे। तो वो जो एकदम से जो चेंजिंग आ रहे हैं हमारे बिहेवियर में, वो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी वजह से आते हैं। और अभी हमने पढ़ा था, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन बढ़ेगा तो हमारे खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी और पोटेशियम की कम होगी, बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ ही तो रहा है ना, हम एकदम से भागेंगे बचने के लिए उससे, तो बीपी बढ़ेगा तभी तो हम भाग पाएंगे। बीपी लो होगा तो हम कैसे भाग पाएंगे? तो इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। अब मेडुला को हम पढ़ते हैं, और इसको अब दोबारा से देखिए हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये रहा, देखो अभी हमने ये तीन चीजें पढ़ी, अब हम आ रहे हैं मेडुला के ऊपर, क्योंकि इसके दो पार्ट थे, भैया वॉइस मेडुला। ब्रेक हो रही अब है, कुछ सुना नहीं। क्या बाकी लोगों को आवाज भी कट रही है? नहीं सर, नहीं कट रही है, नहीं, आवाज सही क्लियर आ है रही है, प्लीज भैया, आप बिल्कुल कंटिन्यू क्लियर है। कीजिए। नीरज को, भैया को क्लियर है बहुत सर प्रॉब्लम आवाज। रहती है हर बार। नीरज जी आप पहले एक मैसेज बार कर, लेफ्ट करेंगे ना। नीरज जी आप पहले मैसेज कर लिया करो, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब मेडुला को पढ़ रहे हैं, मेडुला से दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एड्रेनल और नोर एड्रेनल। अब हम इसको पढ़ेंगे, ये रहा। और इसको मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने की। आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पता है ना आपको क्या होते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब कि जो फिजिकली जो एक्टिविटी बढ़ जाना, जैसे कि बीपी बढ़ जाना, कि हमारी जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना ब्लड के अंदर, हाइपरनेस आ जाना, चेहरा लाल हो जाना, गुस्से आ जाना, आंखें फैल जाना, जो हाइपर वाली जो चीजें हैं, बाल बाल झड़ जाना, और डर के मारे होता है कि यूरिन भी निकल जाता है कई लोगों का। तो मतलब कि ये जो जो है सिंपैथेटिक सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी इन हार्मोन से होती है, और इन हार्मोन दोनों का लगभग लगभग एक समान ही काम होता है। तो ज्यादा गहरा मत जाओ, दोनों हार्मोन लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, कि हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, जो फेस को कॉन्ट्रेक्शन होगा, मसल से, यानी कि चेहरा लाल होने लग जाता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में सारे के सारे सिंपैथेटिक वाले वर्क जो एक्टिविटी है वो चीजें आ जाएंगी, सांस फूलने लग जाना, इस तरीके से। आगे हम पढ़ते पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज में अब आपको ने इतना पढ़ लिया, चार प्रकार की सेल हैं, मेनली तीन इंक्लूड की जाती है, लेकिन अनंत अनंत प्रकाश गुप्ता में चौथी सेल्स भी दी हुई है, इसलिए मैंने आपकी चौथी सेल्स भी लिखी उस बुक से देख के। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये पेपर में भी आ चुकी है एक बार। इंसुलिन हार्मोन किस सेल से बनती है? तो बीटा सेल से बनती है। ग्लूकागोन किससे बनती है? अल्फा सेल से बनती है। सोमैटोस्टेनिन हार्मोन किससे बनता है? डेल्टा सेल से बनता है। अब
ग्लूकागोन क्या काम करता है, नाम में ही है ग्लूका यानी कि ग्लूकोज बनाने वाला, ग्लाइकोजेनेसिस। और इंसुलिन ग्लाइ अच्छा ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होता है कि हमारे लिवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ और उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना, ये इस हार्मोन का काम है, ग्लूकागोन हार्मोन का। मतलब कि ग्लूकागोन हार्मोन अगर बढ़ेगा तो हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के जस्ट अपोजिट हैं दोनों हार्मोन। इंसुलिन का ठीक इसका जस्ट अपोजिट है। इंसुलिन हार्मोन अगर बढ़ेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस वाली प्रोसेस होगी। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और मसल्स में और लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और इसकी एक दूसरा फंक्शन भी होता है इंसुलिन का। इंसुलिन का दूसरा फंक्शन ये होता है कि जो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रही है, घूम रही है, वो सेल्स तक ठीक तरीके से पहुंच जाती है। बीच का एक की तरह काम करता है इंसुलिन। तो ये आप ध्यान कर लेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस इंसुलिन में होता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो प्रोसेस है वो ग्लूकागोन हार्मोन में होता है। और सोमेटोस्टेरोन हार्मोन ये जो है डेल्टा सेल से निकलता है और इन दोनों को ही कंट्रोल करता है, दोनों का ही सीक्रेशन, कि ग्लूकागोन इंसुलिन कम बनेगा ज्यादा बनेगा, इन दोनों को ही कंट्रोल करता है ये वाला हार्मोन। इतना आपको क्लियर हो गया? ये तो बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। आगे हम बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस में कोई ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे इससे टी सेल्स बनती है, टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं और हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। इसको लिम्फोइड ऑर्गेन भी कहते हैं। इतना आपके लिए काफी है। और जब 2 साल तक इसकी जो है ये बढ़ेगा और बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन आ सकती है पेपर में, तो आपको दिख रही है चेस्ट में, स्टर्नम के पीछे। और जब आप रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया के बाद में 2 पाइप्स, एक लेफ्ट जो लंग में जाएगी, एक दूसरी राइट में जाएगी, जहां पे वो डिवीजन हो रहा है उनका, ठीक उसके ऊपर ही ये थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, स्टर्नम के जस्ट पीछे, जहां पे सामान्य रूप से जब हम नमस्ते करके खड़े होते हैं प्रार्थना में, जहां पे हमारा अंगूठा टच कर रहा है उसके पीछे जो है ये थाइमस ग्लैंड होती है। और इसका काम हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। और इम्यूनिटी क्या करती है, बाहर से जब बैक्टीरिया वगैरह जब अटैक करेंगे उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, जैसे कोरोना आया, कोरोना का वायरस हमारे शरीर में आया, तो हमारी जो ये जितने भी लिम्फ ऑर्गन है, लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से हैं, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लिन है, टॉन्सिल्स हैं, अपेंडिक्स है, ये सारे के सारे लिम्फ ऑर्गन हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, सब लिम्फ बनाने लग जाते हैं, वहां से एंटीबॉडीज बनेगी और एंटीबॉडी बाहर से जो वायरस जो बैक्टीरिया आ गया है उसको मारने का काम करेंगी। इसलिए थाइमस ग्लैंड जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इसमें आप खाली नाम याद कर लीजिए, हमारे एग्जाम में इतना ही आएगा कि मेल की जो ग्लैंड है उसको टेस्टिज कहते हैं, फीमेल की जो ग्लैंड है उसको ओवरीज कहते हैं, टेस्टिज के जो हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और जो ओवरीज के जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है उसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। इतना काफी है। और अगर इससे गहरा आ गया तो आप अपना माइंड लगा के बता देना कि टेस्टोस्टेरोन में क्या होगा, कि अगर ये बढ़ेगा, फीमेल के अंदर क्या एक्टिविटी होती है कि दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज भारी हो जाना, कंधे फैल जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाना, एक्साइटमेंट बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, ये अपना माइंड लगा के आप बता सकते हैं। ओवरीज आप फीमेल की एक्टिविटी बता दो भैया, फीमेल में भी तो चेंज होते हैं हार्मोनल, चेस्ट बढ़ जाना, आवाज में थोड़ा सा बदलाव आ जाना, रूखापन आ जाना, हिप बढ़ जाना, कि हिप रीजन चौड़ा हो जाता है ना लड़कियों का, जब ये हार्मोन जब लड़कियां जब युवा होने लग जाती हैं तो, और अलग अलग जगह पे बाल उग जाना, तो ये क्या है सारे के सारे, ये इन हार्मोन्स की वजह से ही होती है बॉडी के अंदर जो चेंजेस होने हैं। पीनियल ग्लैंड,
पीनियल ग्लैंड जो है, एक तो ये कैल्सिफाइड हो जाती है। जब इसका काम क्या होता है कि, काम मैं आगे लिख देता हूँ, ये पहले आप इसको पढ़िए। पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक ये जो रहे रेने डिस्क्रेट्स, ये एक फिलोसफर रहे रेने डिस्क्रेट्स, और इन्होंने कहा कि सीट ऑफ द सोल, कि हमारी आत्मा का निवास है पीनियल ग्लैंड के अंदर। सामान्य रूप से क्वेश्चन बन सकता है एनाटॉमी के अनुसार कि किसने कहा है ये, रेने डिस्क्रेट्स ने कहा कि आत्मा का जो स्थान है, सीट ऑफ द सोल, उसकी पोजीशन है पीनियल ग्लैंड। वो पीनियल ग्लैंड कहाँ पे, ये रहा, पिट्यूटरी नीचे होती है, पीनियल ऊपर होती है। और पीनियल ग्लैंड से, इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं क्योंकि जस्ट बीच में होती है ये थर्ड आई, जस्ट आईब्रो सेंटर ऊपर की यहाँ पे बीच में होती है पीनियल ग्लैंड। तो और इससे दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एक को मेलाटोनिन कहते हैं और दूसरे को सेरोटोनिन कहते हैं। इसमें आप इतना ध्यान रखेंगे, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो रात के टाइम बढ़ेगा। दिख रहा है ना यहाँ पे कि जब रात बढ़ रही है तो मेलाटोनिन बढ़ जाएगा और दिन के टाइम में मेलाटोनिन कम हो जाएगा। और मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। सेरोटोनिन दिन में बढ़ जाएगा और रात में कम हो जाएगा। और इनके फंक्शन भी अनेकों प्रकार के हैं। मेलाटोनिन जैसे कि इसका जो सबसे जो बेसिक जो फंक्शन है, इसको बायो रिदम और कार्डियन रिदम, यानी कि इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है बायोलॉजिकल क्लॉक का, कि मनोविज्ञान में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इसके ऊपर, और आप भी अपने ऊपर देख सकते हो कि मान लिया कि जब नॉर्मली हम 11 बजे सोते हैं और लाइट ऑफ हो जाती है, पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है, तब हमें नींद आती है। हमारे ब्रेन में मैसेज आता है कि हाँ लाइट बंद हो चुकी है, ये हार्मोन धीरे धीरे मेलाटोनिन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से बाद में हमें नींद आने लग जाती है। अब आप एक्सपेरिमेंट करना, 7 बजे 6 बजे ऐसा घर के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, सारी लाइट ऑफ, ऐसा इन्वायरमेंट बना दो कि जैसे कि रात हो गई है। आप देखना नेचुरली हमें नींद आने लग जाएगी, क्योंकि जब हमारे माइंड में इस तरीके से जाएगा कि बाहर लाइट तो कुछ है ही नहीं, तो ये हार्मोन ज्यादा बनने लग जाएगा मेलाटोनिन, और जिसकी वजह से हमें नींद आ जाएगी। और आपने देखा होगा रात में अगर कोई लाइट जला देता है और एकदम से हमारी नींद खुल जाती है और उसके बाद में नींद नहीं आती, तो ये क्या होता है कि सेरोटोनिन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होएगा तो नींद नहीं आएगी। और मेलाटोनिन का इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि लिखा भी हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मासिक धर्म में भी इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। इसका स्लीप, यानी कि अगर अच्छे से बनेगा तो ज्यादा नींद आएगी। जैसे छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं ना, छोटे बच्चे करीबन 14-15 घंटे भी सो जाते हैं, उनके अंदर मेलाटोनिन जो हार्मोन है ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से उनको नींद ज्यादा आती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, ये हार्मोन कम हो जाएगा, नींद कम आएगी और सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा मेलाटोनिन बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी पर भी फर्क पड़ेगा, कार्डियक रिदम भी चेंज होएगी, ब्लड शुगर भी बढ़ने लगेगा, इंसुलिन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इसका। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है ये, और अल्ट्रा वायलेट जो है रेडिएशन, बाहर जो सन से आ रही है, उससे बचाता है हमें। और एक थर्ड आई का कंसेप्ट भी होगा यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। इसको पीनियल, आप लिख लेंगे, पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई कहते हैं। और इसमें कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाना। जैसे कि मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, मान लेते हैं कि नॉर्मल ये सामान्य पीनियल ग्लैंड है हमारी। अब कैल्शियम मान लेते हैं, बोन यहाँ पे कैल्शियम का स्टोर है, अब यहाँ से कैल्शियम आएगा और धीरे धीरे यहाँ पे इस तरीके से कैल्शियम स्टोर हो जाएगा, और ये फिर इसका आकार भी अजीब तरीके से हमें दिखने लगेगा, अलग से स्पष्ट हो जाएगा। और जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में ये स्पष्ट दिखाई देती है कि हाँ ये पोजीशन हमारे ब्रेन में जो होगी वो पीनियल ग्लैंड की होगी,
उसके फिर हिसाब से हम लगाते हैं कि राइट साइड में कौन सा ऑर्गन होना चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए। तो ये डॉक्टर इसमें डायग्नोज में हेल्पफुल होती है पीनियल ग्लैंड। और भी अभी रिसर्च बहुत कम हुई है, शायद आने वाले टाइम में और ज्यादा रिसर्च बढ़े तो हमें और ज्यादा बारे धीरे 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 पता चलेगा, अभी जैसे जैसे भी साइंस का विकास हो रहा है। ये 4 तरह के हार्मोन होते हैं, हैप्पी हार्मोन आप लिख लेंगे। सेरोटोनिन जो है, डोपामाइन है, और एंडोर्फिन है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन, इनको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। कल मैंने बताया था, कोई माइक खोल के बताओ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम होता है। भैया दूध का तो स्राव दूध के करता है स्राव में। ब्रेस्ट में। को बाहर निकालता है ब्रेस्ट हमने में। पढ़ा था कि जब कोई बेबी है, माँ के सतनों को जब वो अपना मुंह लगाता है तो एक माँ के अंदर इंटरनली चेंजिंग आने लग जाते हैं अंदर से, क्योंकि उसका बच्चा है, वो अंदर से वो फीलिंग आने लग जाती है। अब जो फीलिंग आएगी तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है। इसका सीक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस से। जब ऑक्सीटोसिन जब सीक्रेट होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब दूध जो स्टोर है वो बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा सामान्य रूप से भी नॉर्मल हग करने से, किस करने से, इस तरीके की जो और एक्टिविटी करने से भी इन हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ते हैं, और जिसकी वजह से और अंदर से कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, बाद में तो फिर बुरा ही लगता है। उस समय हमें अच्छा लगता है, इसीलिए इनको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। और इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास भी कंप्लीट, टाइम भी हो गया है, और ये सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज का थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं समझ सकता हूँ। आप जिसको दिक्कत होगी दोबारा से वीडियो देख लेना, या फिर मैं अभी डाउट क्लास रख दूंगा 1-2 दिन में, आप फिर मेरे से डाउट ले लेना। तो सर मैसेज कल करके नहीं रहेगी बताएं क्लास? आप लोग समझ। हाँ जी। कल क्लासेस नहीं रहेंगी क्या सर, शिवरात्रि है तो? क्यों, कल क्या स्पेशली है? क्या आप लोग कल आओगे नहीं क्या? नहीं, अभी सर बोले बताओ थे ना किस, रोहित सर। अभी उनको रोहित काम सर होगा बोला। ना मुझे, उनको काम ओके होगा सर, ना। कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है सर आप लोगों के लिए। उनका इस चीज में ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट है, वो करते हैं ना थोड़ा, पुरोहिती का काम भी करते हैं ना वो, इसलिए वो बिजी होंगी ना, इसलिए। लेकिन मैं तो इन चीजों के थोड़ा विरुद्ध में रहता हूँ। लेकिन ठीक है, भैया लेकिन मेरा टाइम है, मैं ले सकता हूँ। आप लोग बताओ, अगर आप लोग आएंगे तो मैं क्लास ले लूंगा, आएंगे अगर आप। भैया आएंगे। और रोहित भैया ना बोल रहे हैं कि वो तो उज्जैन जा रहे हैं तो शायद मंडे तक क्लास नहीं लेंगे वो। तो मुझे वो पता देख है, लेना आप। उनका काम ही है ना इस तरीके का, इसलिए वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैं तो सिंपल आदमी हूँ बिल्कुल। ठीक है जी, तो मैं क्लास रखूंगा आपकी, और मैं छुट्टी नहीं करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि कल मैं आपकी रोहित सर की क्लास के टाइम में डाउट क्लास रख दूं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, और बाद का जो मेरी क्लास का टाइम है उसमें मैं अगला नया पढ़ा दूं। ऐसा भी हम कर सकते हैं जैसा आप बोले, या फिर सिंपल एक क्लास भी हम रख सकते हैं। बताओ कैसा रहेगा? एक ही क्लास रख लेना भैया अपनी वाली जो है, मतलब और टाइम पढ़ा देना आप। 8:30 का ही टाइम रखे, सिंपल यही वाला। पहले ही कर लेना भैया, जब रोहित भैया के नहीं है तो आप ले लेना। एक दिन के लिए सारा चेंज 7 करें? बजे सर। ना ना, 5 बजे ऐसे नहीं भैया, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर थोड़ा सर थोड़ा 7 से 8 ले लीजिए रिवीजन ना। रिवीजन क्लास कर लेते तो बेटर होता। 7 से 8 7 कर से 8। लीजिए। 7 से 8 कर लीजिए सर। एक काम करते हैं हम, सर रिवीजन क्लास ले लेते। 7:30 से 8 बजे में रिवीजन कराऊंगा, जिसको आना होगा आ जाना। 7:30 to 8 o'clock, आधे घंटे। और 8 से 9 मैं पढ़ा ओके। दूंगा, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं। भैया हाँ भैया राहुल एक बात भैया बोलूं? यही सही है। क्योंकि खाना भी बनाना रहता है भैया, जल्दी नहीं हो पाता है खाना भैया बनाना, और देखो, खाना भी रहता है आप ना। ना रिवीजन क्लास मत रखो। रिवीजन के लिए यूट्यूब पे वीडियो है, आप रखो डाउट क्लास। जिसको जो डाउट हो वो पूछे, पढ़कर आएंगे तभी तो डाउट होंगे। रिवीजन क्लास का क्या फायदा होगा? जी भैया। तो छोड़ो, जिसको डाउट लेने होंगे ना, कल मेरे से क्लास के एंड में रुक जाना, मैं बता दूंगा। एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं है, ठीक है? तो हम यही टाइम रखेंगे। हम एक दिन के लिए अपना शेड्यूल नहीं बदलेंगे। 8:30 का रिदम बन गया, 8:30 ही क्लास होगी। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। एक दिन के लिए हम अपना टाइम नहीं चेंज करेंगे। जी सर, ओके, थैंक यू।
तो